सलाम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। टुडे वी आर स्टार्टिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। वी शैल बी स्टार्टिंग विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आइए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारणों को जानने से पहले हम जानेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रांस का लोकेशन और उसके बाद फ्रांस की जो उस समय की जो सोसाइटी थी, देखिए उस समय 1774 में लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली के किंग्स में से थे, ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 20 इयर्स की एज में ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। और after becoming the ruler, he found that the treasury was empty, completely empty. So the reasons were obvious. Long war had drained the treasury completely. Apart from that, maintaining an extravagant court, हर जगह ब्रिटिशर्स के साथ कंपटीशन, चाहे वो इंडिया में ट्रेड। आपको पता है इंडिया से ट्रेड भी 17th और 18th सेंचुरी में, विशेषकर 17th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो इट हैड बिकम अ प्रेस्टीज इश्यू फॉर द यूरोपियंस। वो इसे अपना स्टेटस सिंबल बना लिया था यूरोपियंस ने कि इंडिया से ट्रेड में हम आगे होंगे या हम आगे होंगे। और इसमें भी खूब खर्चा हुआ फ्रेंच कंपनियों पे, गवर्नमेंट का। इतना लंबा वॉर चला। वर्सेलीज जैसा पैलेस, उसको मेंटेन करने में और कोर्ट को मेंटेन करने में वो जो एक्स्ट्रावेजेंट खर्चा होता था, तो इन सब में लुइस 16 को खजाना खाली मिला और ये डेप्ट और बढ़ता जा रहा था। ऑलरेडी 2 बिलियन लिवरे का डेप्ट था और 1 बिलियन लिवरे ऐड कर दिया वॉर ने। तो इस तरह से अब जो उधार देने वाले थे उन्होंने इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया 10%। फ्रांस का पूरा बजट खर्च होने लगा केवल ये पैसा, इंटरेस्ट का पैसा चुकाने में। अब बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, यूनिवर्सिटीज का खर्चा, आर्मी का खर्चा, वो कहां से चलाएं? तो नेचुरली टैक्स को बढ़ाना था। फ्रांस में रूल ये था कि टैक्स बढ़ाने के लिए द एस्टेट जनरल वाज टू बी कॉल्ड। और उस समय की सोसाइटी पे देखिए, एक नजर मारिए। उस समय की जो सोसाइटी थी फ्रांस की, इट वॉज डिवाइडेड इन 3 एस्टेट्स। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी, सेकंड नोबेलिटी, थर्ड एस्टेट में भी 3-4 कैटेगरी के लोग थे। कुछ अमीर लोग भी थे थर्ड एस्टेट में। वो थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा। और फिर उनसे कम प्रभाव वाले पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे
जैसे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। अब इन बेचारों के पास तो कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से देखिए, यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि 1789 से पहले के फ्रांस की आगे से मैं जब भी बात करूंगा तो आई शैल कॉल इट द ओल्ड रिजिम, एंड आफ्टर 1789 आई शैल बी कॉलिंग इट द न्यू रिजिम, राइट। तो जब भी मैं ओल्ड रिजिम कहूँ आप समझ लीजिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट the French society before 1789, new regime after 1789। तो इस तरह से अब टैक्स बढ़ाना है तो एस्टेट जनरल was to be called, और राजा के हाथ में था मीटिंग बुलाना। इस समय तक जो एडजस्टमेंट रहा था वो कुछ इस तरह का रहा था कि जो तीनों स्टेट थे उनका एक एक वोट माना जाता था। सो दिस मीटिंग वाज टू बी कॉल्ड, और दूसरा द किंग हैड टू इंश्योर के वो वोट जो है वो एक एक ही रहे। अब ये टैक्स कलेक्शन कैसे होता था, देखिए ये भी एक इसे न्याय संगत नहीं कह सकते, ये जुडिशियस नहीं कहेंगे हम। टैक्स कलेक्शन में होता क्या था कि द क्लर्जी एंड नोबिलिटी डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस। चर्च भी टैक्स वसूलता था टीथेज के रूप में। क्या था ये टीथेज? टीथे was the tax which was extracted by the church from the peasants, और टैली भी टैक्स था। This was the tax which the state was extracting from the members of the third estate। तो इस तरह से इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस थे जो एवरीडे लाइफ पे, एवरीडे आर्टिकल्स के यूज पे जो टैक्सेस लगते थे वो अलग से थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉमन मैन को हाउ मच द कॉमन मैन वाज हार्ड प्रेस्ड। मैं उस समय की एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें एक नोबल मैन को स्पाइडर कहा गया है और एक पीजेंट को फ्लाई कहा गया है। आप पीजेंट की हालत देख सकते हैं और ये नोबल मैन की हालत देख सकते हैं। बड़ी हैरानगी की बात थी कि नोबल्स को टैक्स तो पे करना ही नहीं था, ऊपर से वो पीजेंट से वसूलते और थे। तो अगर आप सही से देखें तो पीजेंट्स के लिए, लेबर के लिए, लैंडलेस लेबर और स्मॉल पीजेंट्स के लिए इट वाज अ स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल। अच्छा, अब ऑलरेडी सिचुएशन इतनी खराब और उसमें भी अब फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी इट वाज राइजिंग रैपिडली। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, जो राइज हो गई 1789 में 28 मिलियन। इससे दिस रैपिड increase in the population left behind the progress in the food. This created a lot of problem. The food supply could not keep pace with the rapid increase in the population, और इस तरह से सबसिस्टेंस क्राइसिस
हो गई फ्रांस में, और सबसिस्टेंस क्राइसिस कई बार हुए। तो धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा कि सबसिस्टेंस क्राइसिस ओल्ड रिजिम में इतनी बार हुए कि फ्रांस के लोगों को समझ में आ गया कि सर्वाइवल हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। ग्रोइंग मिडिल क्लास इस बीच में वो प्रिविलेजेस चाहती है। अब वो केवल एक पर्टिकुलर क्लास प्रिविलेजेस लेती रहे, ये ग्रोइंग मिडिल क्लास को मंजूर नहीं था। ये एक बदलाव हो रहा था। देखिए 18th सेंचुरी saw the emergence of some new social groups। उसमें आप कह सकते हैं कि वो एक मिडिल क्लास बन गई, who earned their wealth through the expanding of overseas trade। ये वो समय था जब ट्रेड में, विशेषकर इंडिया चाइना से खूब, यूरोप में खूब ट्रेड हो रहा था, और वहाँ की मिडिल क्लास इससे काफ़ी अमीर बनती जा रही थी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने लोगों को धीरे धीरे पैसा मिडिल क्लास के हाथ में तो दे ही दिया था, और ये जो पढ़े लिखे लोग थे अब ये समाज को समझाने भी लग गए। कुछ फिलोसफर्स, कुछ लर्निड पीपल, दे स्टार्टेड एडुकेटिंग द पीपल। इनमें लोके साहब वॉज वन। उन्होंने तो यहाँ तक उन्होंने अपने आइडियाज दे दिए थे कि जो सोसाइटी है इट शुड बी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल कुछ लोग ही प्रिविलेजेस एंजॉय करें और दूसरे केवल काम करते रहे और लुटते रहे। जॉन लोके साहब ने बहुत अच्छे से अपनी बुक में टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट में उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द किंग, ये बेकार की बातें, ये निरा बकवास है। जॉन लोके साहब ने क्लियरली कहा है अपनी बुक में कि कोई डिविनिटी पावर नहीं है राजा के पास। अच्छा, उनकी बात को आगे बढ़ा दिया फिर रूसो ने। उन्होंने कहा कि इस तरह से केवल यहीं तक नहीं, उन्होंने प्रपोज कर दिया कि जो गवर्नमेंट है इट इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इट्स अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कोई राजा बर्थ से नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जॉन लोके, रूसो और फिर मोंटेस्क्यू, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में तो यहाँ तक बता दिया कि देयर हैज टू बी अ डिवीजन, द डिवीजन ऑफ द पावर। आप देयर हैज टू बी हॉरिजेंटल डिवीजन एज वेल एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सारी पावर एक आदमी के हाथ में हो, या इवन अ ग्रुप ऑफ पीपल शुड एंजॉय द पावर। नो, दिस कैन नॉट बी डन। तो इस तरह की जो समझ आने लगी लोगों में, तो इससे मिडिल क्लास जो है वो पूरा जागरूक हो गया था। लोअर मिडिल क्लास के लोग भी पूरे जागरूक थे। और यही नहीं, अब याद कीजिए कि फ्रांस ने ही हेल्प किया था 13 कॉलोनीज ऑफ द यूएस, वो इंडिपेंडेंट हो गई। उन्होंने दे फॉर्म्ड अप द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में अब ये चर्चा का विषय हो गया था कि इन्होंने केवल इंडिपेंडेंस ही हासिल नहीं करी, उन्होंने दे गारंटीड द इंडिविजुअल राइट्स, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स वर गारंटीड। कॉफी हाउसेज में सब जगह इसकी बातचीत होने लगी
तो अब फ्रांस की सोसाइटी तैयार थी कि हम सहन नहीं करेंगे, अब राजाओं को किंगशिप उनको मंजूर नहीं थी। इस तरह से एक चेंज आने के लिए सिस्टम रेडी था। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आपको लिए चलता हूं उस समय की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे पहले, बहुत माइन्यूटली आपको याद रखनी होंगी ये डेट। 1774, 1789, सभी डेट्स, 1791, बहुत इंपॉर्टेंस है इन सभी डेट्स का। आप याद रखेंगे ये सभी डेट्स, 1792, 1804, 1815. We shall be talking about them later. These are very important dates. Apart from this, देखिए एक बार उन सभी महापुरुषों की तस्वीर देख लीजिए, all those who contributed। और अब हम बात करते हैं फिर आगे। ये मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 को। लुईस 16 ने ये मीटिंग बुलाई और कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ एस्टेट जनरल। न्यू टैक्सेज पास करने थे। अब समस्या वही पुरानी। द किंग वांटेड दैट each estate should have one vote, whereas the members wanted that each member should have one vote. So this was one thing. Apart from this, arrangement कुछ इस तरह से किया गया कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, they were seated in the rows facing each other, while the 600 members of the third estate, they had to stand back. तो जब वोटिंग पे भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, इस तरह से इंसल्टिंग चीजें भी हो गई। पीजेंट्स आर्टिसंस को तो अंदर घुसने की इजाजत ही नहीं थी, बट द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट 40,000 लेटर्स फ्रॉम देम। तो अल्टीमेटली अब क्या होना था अंदाजा लगा सकते हो। जो होना था वही हुआ कि दे वॉकड आउट। द थर्ड एस्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स वॉकड आउट और फिर 20th जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट और उन्होंने कसम खा ली कि इस जगह को तब छोड़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बना चुके होंगे। इस तरह से वहाँ पर वो लोग इकट्ठे हुए। ये एक स्केच हम देख रहे हैं उन लोगों का। और ओथ लेते समय अब इस असेंबली को ही डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल असेंबली। इसका नाम रख दिया गया अब नेशनल असेंबली। तो एक इन वन वे हम ये भी कह सकते हैं कि एस्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली वर्सैलीज में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, उसी समय रेस्ट ऑफ द फ्रांस में बहुत सीवियर विंटर का मतलब था कि देयर वाज बैड हार्वेस्ट। पहले से ही परेशानी हो रही थी
पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उसके पेस में उतना फूड प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन इस साल तो इट वॉज अ कंप्लीटली बैड क्रॉप और प्राइसेस ऑफ द ब्रेड रोज रैपिडली। इस तरह से बेकर्स के यहाँ सप्लाईज होल्ड होने लग गई और आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, crowds of angry women stormed into the shops। इस तरह से धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ गई उस दिन के किंग को पेरिस में ट्रुप्स भेजने पड़े और एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन बन गई कि किसी भी समय फायरिंग हो सकती थी। ये 14 जुलाई 1789 की बात थी जब एजिटेटेड क्राउड ने स्टॉर्म कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया बास्टिले। बास्टिले वो जेल थी जो किंग की जो डेस्पोटिक पावर्स थी उनका वो एक सिंबल। अच्छा, इस जेल को डिस्ट्रॉय तो इसलिए भी किया गया था कि वहाँ से आर्म्स और एमुनिशन लूटा जा सके, उन कैदियों को रिहा किया जा सके जो उसमें बंद हैं। कैदी ज़्यादा नहीं थे, केवल 7 कैदी वहाँ पर मिले, लेकिन ऑफ कोर्स आर्म्स एंड एमुनिशन तो लूटा ही। उसके अलावा उस जेल के तोड़े हुए के पत्थर बेचे और उससे जो पैसा आया वो रिवॉल्यूशन में काम आया। देखिए, रूमर्स स्प्रेड हो गए गांव में कि लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। तो किसानों ने क्या किया? दे पिक्ड अप देयर होस, उन्होंने अपने हल, जेली, खुदाली सब चीजें उठा ली और डर था उनको, तो इससे पहले अब डरता आदमी अटैक का जवाब तो देता ही है। Peasants in several districts seized their hoes and they attacked the Chetics। इस तरह से they looted the hoarded grain और burnt down documents containing the records of the manorial dues। इस तरह से किसानों ने नोबल्स को इस तरह से मार मार करके भगाया कि कुछ नोबल्स भाग गए, कुछ की पिटाई की गई, कुछ मर गए और अब नोबल्स के घरों में वहां कोई नहीं था। दे हैड ऑल रन अवे। तो पूरे फ्रांस में एक टर्माइल की स्थिति हो चुकी थी। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए लुईस 16 ने फाइनली रिकॉग्नाइज किया नेशनल असेंबली को और उसने एक्सेप्ट कर लिया द प्रिंसिपल्स दैट हिज पावर वुड नाउ बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं आपको एक तस्वीर पर लिए चलता हूं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किंग के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर बन गया, नेशनल असेंबली, और मिनिस्टर्स पे भी कंट्रोल करेगी नेशनल असेंबली और किंग के ऊपर भी। एक रूप दे दिया गया कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग हो गई। आप देख सकते हैं कि पैसिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। अबाउट 300 मिलियन मैन और वीमेन, चिल्ड्रन बिलो 25 के सभी यूथ
इनको वोटिंग राइट नहीं थे, एक्टिव सिटीजन्स को ही वोटिंग राइट थे। और एक्टिव सिटीजन्स उनको माना गया जो लगभग संख्या में 4 मिलियन के बराबर थे। 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से केवल उनको माना गया एक्टिव सिटीजन्स जिनके पास कुछ लैंड होगी, जो कम से कम 3-4 डेज की लेबर के बराबर उनका टैक्स देना होगा। ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे ये चुनते थे 50,000 इलेक्टर्स, और ये इलेक्टर्स अब चुनते थे नेशनल असेंबली। इस तरह से बना 1791 का वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन जिन शब्दों के साथ शुरुआत हुई हम आपको लिए चलते हैं एक सोर्स के ऊपर, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। हम आपको एक एक करके सारे राइट्स पढ़वा देते हैं, आप ध्यान दीजिए, स्वयं से पढ़िए। मैं सभी राइट्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला ही राइट जो है, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। कितनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। इसके बाद हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन के एम पर ध्यान दिया गया है। सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। अब मैं आपको लिए चलता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। यही वो फिगर है जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स की जो पेंटिंग है, जिससे आर्टिस्ट ला बार्बियर ने बनाया, वो फेमस पेंटिंग जिसे 1790 में आर्टिस्ट ला बार्बियर ने बनाया था। उस पेंटिंग में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूं। इनमें से ये वाली जो तस्वीर है, ये द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। देखिए आप, इसमें रेड, ब्लू, वाइट तीनों कलर हैं, ध्यान दीजिएगा। वाइट भी है इसमें, रेड भी है और ब्लू। अब दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिएगा द विंग्ड वुमेन। लॉ को पर्सनिफाई किया गया है इसमें। लॉ हैज बीन पर्सनिफाइड। सो सच वॉज द थॉट। और ये था वो तस्वीर 1790 की जो आधार बनी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो इस तरह से फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। हालांकि आगे इसमें भी बदलाव हुआ, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इस बात के साथ हम आज इस वीडियो को बंद करेंगे कि उस समय तक भी बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको सिंबल्स के सहारे से समझाया जाता था। मैं आपको लिए चलता हूं कुछ सिंबल्स पर। एक एक सिंबल को ध्यान से देखिएगा और हम समझ पाएंगे कि उस समय के लोगों को किस तरह से समझाया जाता था। आप देखिए
ब्रोकन चेंज इनका यूज होता था टू फैटर स्लेव्स। ब्रोकन चेंज जो है इट वॉज फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता था इससे कि ब्रोकन चेन का क्या मतलब है। हम देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में बंडल ऑफ रोड्स। दिस शोज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। सब जानते हैं, छोटी सी कहानी बचपन में हम पढ़ते हैं कि एक को तोड़ना आसान होता है और बंडल को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। लोगों को ये समझाया गया द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ द इग्नोरेंस। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नॉलेज लीजिए। और सेप्टर द सिंबल ऑफ रॉयल रोड, रॉयल पावर। इसके बाद स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है ये, सिंबल ऑफ एटर्निटी। अ रिंग हैज नीदर बिगिनिंग nor end, so it was the symbol of eternity। आपको मैं लिए चलता हूं रेड फ्राइजियन कैप। रेड कैप्स आंदोलन में पहनी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई थी। कैप वर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। और ये दोनों तस्वीरों पे हम बात कर चुके हैं। और नीचे वही लॉ टैबलेट जिसके साथ ये दोनों तस्वीरें लगाई गई हैं। लॉ टैबलेट ये बताती है कि द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। इस तरह से दोस्तों फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हम आगे जारी रखेंगे कल अपनी बात को। आज हमसे जुड़ने के लिए थैंक्स अ लॉट।